बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायगोनलाइजेशन। और इसमें हमने क्या सीखना है, इन दिस सेक्शन वी विल बी कंसर्न, हमारा इसमें कंसर्न होगा with problems of finding a basis। राइट स्टूडेंट्स, उसी तरह जो बेसिस हमने पहले फाइंड किए हैं उसी तरह का है, थोड़ी सी इसमें एडवांस है। फाइंड अ बेसिस फॉर आर एन। ठीक है, आर एन में ये जो वेक्टर स्पेस है आर एन में इसमें उसकी बेसिस फाइंड करना है। दैट कंसिस्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ एन मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसकी बेसिस फाइंड करना है आर एन में, मीन रियल वैल्यूज। और दूसरा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन इसमें क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म। अगर ये वाली जो प्रोडक्ट है इस फॉर्म में अगर लिखा जा सके P into A P, ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अगर हमारा लिखा जा सके मैट्रिक्स जो है, ये आगे इसको डिटेल भी कर देते हैं। इन विच यहाँ हमारे पास जो है A एंड P जो है और A एंड P और द n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, A और P दोनों क्या है हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। और यहाँ जो P है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ इसकी कंडीशन भी है हमारे पास कि ए और पी उनका क्या है, हमारे पास ऑर्डर सेम है, एन क्रॉस एन है, मीन ऑर्डर इनका दोनों का क्या है, सेम है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पी है वो हमारा क्या है, वो पी शुड बी इन्वर्टिबल, मीन उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। राइट स्टूडेंट, तो पी इसमें क्या है, वो इज़ अ इन्वर्टिबल है। ये इसकी कंडीशन है। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनलाइजेबल कहते हैं। ठीक है, या डायगोनलाइजे दूसरा इसका जो है वो है डायगोनलाइजेबल फॉर्म है। ठीक है, अगर इसमें लिखा जा सकेगा तो उसको हम डी कह देंगे इसको। राइट स्टूडेंट, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको चेक कर लेते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डायगोनलाइजेस जो है इसमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम ए से, हमें ए मैट्रिक्स गिवन होगा ना, ए से हम किस में जा रहे हैं, P इनवर्स A एंड P, मीन्स इन विच द मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स है ए, वो मैप किस पे हो रहा है, ये इधर लिख लेते हैं कि मैप A is mapped into the matrix, किस मैट्रिक्स पे हो रहा है, वो है हमारा P इनवर्स A एंड P। इसके अंदर ये मैप हो रहा है
ठीक है, ए से हम किसमें जा रहे हैं, पी इनवर्स ए एंड पी उसको लिखेंगे। तो इसी चीज़ को कहते हैं, दीज आर द कंडीशन इज नोन एज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नोन एज इसी फॉर्म को क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। राइट स्टूडेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म में अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मज़ीद इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसी को, इस फॉर्म को हम कोई एक नाम भी दे सकते हैं, पी इनवर्स ए एंड पी दैट इज इक्वल टू डी क्या लें, ठीक है, बी भी कह सकते हैं, क्या डी क्या लें, बी क्या लें, कोई भी एक मैट्रिक्स का नाम दे दें। इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा बी का डिटर्मिनेंट होगा ना वो ऑलवेज इक्वल टू होगा ए का डिटर्मिनेंट। मीन दूसरे लफ्जों में क्या है, जो डी का डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अगर जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा डी का डिटर्मिनेंट होगा। मीन मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे, ये मैट्रिक्स तो हमें गिवन मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स है जो हम इसको फाइंड करेंगे, लेकिन इनके डिटर्मिनेंट जो हैं वो सेम होंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मज़ीद इसकी जो डेफिनेशन है डायगोनालाइजेबल की वो ये है, इसको, इसमें हमारे पास अगर मज़ीद इसको क्लियर करना हो, इसको जस्टिफाई के लिए हमारे पास जो होगा वो हेयर ए और बी जो होंगे दोनों, ए एंड बी जो हैं आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, ये ज़रूरी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। एक बात तो ये है इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है, और फिर इसको हम क्या कह देंगे कि ए सिमिलर टू बी, अगर या बी सिमिलर टू ए, अगर ए को हमने कहना हो सिमिलर, ठीक है, सिमिलरिटी है ना, ए को सिमिलर अगर कहना है बी, तो फिर इसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इफ देयर इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी, तो एक मैट्रिक्स पी जो है वो हमारे पास होगा, देयर इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है हमारा कौन सा, P एग्जिस्ट करेगा, P सच दैट, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, P को, ये अगर B को सिमिलर A करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे B दैट इज इक्वल टू P इनवर्स A एंड P लिखेंगे। राइट स्टूडेंट, तो ये है अगर B सिमिलर टू A है, अगर B को हमने सिमिलर टू A करना है तो उसके लिए जो कंडीशन है, इसी चीज़ को तो कहते हैं डायगोनालाइजेबल। ठीक है, इसको डायगोनालाइजेबल कहते हैं। ये कंडीशन, जो मैट्रिक्स ये कंडीशन को फुलफिल करता है, ये वाली जो कंडीशन है इसको जो फुलफिल करता है उसको जो हम नाम देते हैं डायगोनालाइजेबल का। ठीक है, इसी को कहते हैं, अगर हम कहा जाए कि डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स का करें, ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन जो है वो हम फुलफिल करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसमें हम क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कैसे इसको हम प्रोसीड करते हैं। मज़ीद जो क्लियर है वो हमारी एग्जांपल से होगा। तो एग्जांपल इसकी शुरू करते हैं। क्या क्या फाइंड क्या करना है इसमें, मैट्रिक्स में इधर लिख दूंगा। ठीक है, उसकी फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स P दैट डायगोनालाइजेस अ मैट्रिक्स A, फाइंड द मैट्रिक्स P दैट डायगोनालाइजेस A। ठीक है, उसको डायगोनालाइजेस हमने फाइंड उसका करना है, और हमने मैट्रिक्स P जो है वो मैट्रिक्स P इसका फाइंड करना है। पहली बात जो एग्जांपल में वो फाइंड करनी है मैट्रिक्स P, दूसरी ये दोनों डायगोनालाइजेस हैं, तो फिर हमें ये वाली कंडीशन है वो फुलफिल करवानी है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, A दैट इज इक्वल टू हमें गिवन है 0 0 -2
1 2 1 एंड 1 0 3। ठीक है, ए गिवन है, इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। जी सोल्यूशन इसका जो है वो हमारे पास वैसे ही इसकी सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका आइगन वेक्टर मतलब कि आइगन स्पेसेस फाइंड करेंगे, वहाँ से मैट्रिक्स हमारे पास पी आएगा। ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा पी फाइंड करने का है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आइगन वैल्यूज़। तो उसके लिए कंडीशन जो होती है वो लैम्डा आई माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, और 0 1 लैम्डा माइनस 2, ये 3/3 का है तो उसी तरह ये 3/3 की तरह लिखा जाएगा। 1 0 एंड 3 माइनस लैम्डा, ये आ गया, ये किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब इसको अगर ये टर्मिनेट ओपन कर दें, टर्मिनेट ओपन करेंगे तो हमें लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा की, इनको कहते हैं आइगन वैल्यूज़। दीज आर द आइगन वैल्यूज़, ये हमारी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, लैम्डा की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती है, आइगन वैल्यूज़। तो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम जो है ना वो आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, और वो जो आइगन वेक्टर होंगे उनकी जो बेसिस होंगी एक्चुअली वो हमारा पी वेक्टर होगा। ठीक है, तो पहले के लिए सपोज करें कि लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, लैम्डा इक्वल 2 के लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, वही कंडीशन, ठीक है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, लेक्चर 1 और 2 में। ठीक है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर वाले दोनों लेक्चर हैं, उनमें जो फाइंड किया है उसी तरह का है, ये सेम उसी तरह लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 लिखेंगे, और ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, राइट, दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारा वो ये है, और इसकी राइट साइड ऑलवेज क्या होती है, 0 0 होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को, और हमारे पास जो बनेगा वो है ये, इसको कोई n1 कह दें। ठीक है, और इसको कोई n2 कह दें। ठीक है, इसको कोई n जो है वो 3 कह दें। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास अब इससे हमें क्या नज़र आता है कि x2 इसमें जो है ना वो अपीयर ही नहीं हो रहा, लिहाजा x2 यहाँ क्या है, x2 इज़ फ्री वेरिएबल। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल है क्योंकि x2 यहाँ अपीयर ही नहीं हो रहा, तो वो फ्री वेरिएबल है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि x2 हमारा t है। ठीक है, और भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं, s और q जो मर्जी कंसीडर कर लें। ठीक है, और दूसरे से क्या बनेगा, अगर पहले इक्वेशन को देखें तो वो हमारे पास बन रही है x1 दैट इज इक्वल टू माइनस x3, पहले वाली इक्वेशन जो है उससे हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंट आ गया, एक पहले डिपेंडेंट है ये वाला x2। ठीक है, वो क्योंकि फ्री वेरिएबल था तो फ्री वेरिएबल को मैंने t कह दिया। एक जब मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो वो x इक्वल टू माइनस x3 आ गया, लिहाजा ये x3 को भी हमें क्योंकि वो नया वेरिएबल एक नया जो है ना वो हमें इसको, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी आ गया है, तो आर्बिट्रेरी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो x1 हमारा क्या बन जाएगा, माइनस s बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक हमारे पास x2, इट मीन दो आर्बिट्रेरी वेरिएबल जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उसमें फ्री था, वो तो अपीयर ही नहीं हो रहा था। ठीक है, उसका कॉलम 2 जो है वो सारे का सारा क्या था, 0 था। और दूसरा जब हमने दूसरी इक्वेशन को देखा पहले वाली को, तो वो डिपेंड कर रहा है 3 पे, तो ये भी आर्बिट्रेरी है, इसको मैंने क्या कह दिया, s कह दिया। तो अब इसका अगर मैं लिखूं तो मैं इसका आइगन वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, आसानी से आइगन वेक्टर इसका कैसे लिखेंगे जी, एक्स जो वेक्टर होता है वो अगर ये 3/3 है तो इसको 3/1 का हम कंसीडर करेंगे, x1 x2 एंड x3। ठीक है, ये n/1 होता है,
जो मैट्रिक्स ए गिवन होता है, ठीक है। अब इसको अगर हमने लिखना हो तो ये वेरी सिंपल, x1 अभी उधर लिखा है तो वो माइनस एस के इक्वल है, x2 उसको मैंने t कहा है, x3 क्या है उसको s कहा हुआ है, ठीक है। अभी वो आर्बिट्रेरी हमने कंसीडर किया तो ये बन गया। नेक्स्ट टाइम में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस एस, इसको अगर मैं ज़ीरो कह दूँ, इसको s, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये ज़ीरो t एंड ज़ीरो, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या है कि ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया -1 0 1, और दूसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 1 एंड 0, ठीक है। तो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक जो वेक्टर आइगन वेक्टर मिला है, उसमें जो है वो आइगन स्पेसेस जो हैं, आइगन स्पेसेस जो हैं वो उनकी बेसिस दो हैं, एक हमारे पास एस के करस्पॉन्डिंग है और एक टी के करस्पॉन्डिंग है, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, इनकी जो बेसिस P1 लिख देंगे पहली वाली को, ये कोई डिपेंड नहीं करता, इसको आप P1 कह लें, ठीक है, इस पर कोई डिपेंड नहीं है, लास्ट में रिमार्क भी लिख दूंगा। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, P2, दूसरी जो बेसिस है वो 0 1 एंड 0 है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमें दो जो हैं वो बेसिस मिल गई हैं, एक P1 और एक P2 करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। लैम्डा इक्वल टू 1, उसके लिए ये मैट्रिक्स उसी तरह 1 0 2 -1 -1 -1, और ये है -1 0 -2, तो ये है स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसी को मल्टीप्लाई करें पहले की तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 + 2x3 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या बनेगा, x1 दैट इज इक्वल टू -2x3, ठीक है। ये फिर डिपेंडेंट आ गया, आर्बिट्रेरी कह लें, x1 दैट इज इक्वल टू -2, इसको t कह लें, राइट स्टूडेंट। तो दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी दूसरी इक्वेशन, उससे क्या बनता है, -x1 -x2 -x3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये x1 को ऑलरेडी हमने कुछ कहा हुआ है, ठीक है। तीसरी भी लिख लेते हैं, ये सेकंड है, थर्ड वन क्या आएगी हमारे पास, -x1 -2x3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये तो सेम ही है ये वाली तो, ठीक है, लेकिन उसमें माइनस का फ़र्क है, लेकिन दोनों डिपेंडेंट है। इसको 3 कह देते हैं। अब इससे हमने फाइंड करना है जी, नेक्स्ट पहले वाला x1 वो हमारा कितना आ गया जी, -2t, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास उसी तरह, अगर इसमें देखना हो तो ये तो वही आ जाएगा जो पहले वाला, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हमने निकालना क्या है एक्चुअली, x3 को हमने क्या कह दिया है, x3 वो है, उसको हमने कंसीडर किया हुआ है प्रीवियस लाइन में t, इट मीन x1 आ गया, x2 x3 आ गया, और हमारा बच क्या गया है, x2 बच गया है, तो इसमें पुट कर दें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। x1 किसके इक्वल है, -2t के, ये मैं दूसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से -2t बन गया, -x2 हमने फाइंड करना है, -x3 किसके इक्वल है, t के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये -2 -1 -3 आ गया, ठीक है। तो ये x2 यहाँ से हमें क्या बन जाएगा, ये -x1 -2 है ना,
तो ये -1 ऑलरेडी भी है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये x1 है, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो एक माइनस उसके पास ऑलरेडी है, एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 - 1 तो 1 बन जाएगा। ठीक है, और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस t बन जाएगा। ठीक है, ये 2 - 1 1 1 उधर जाके -1, इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा t। इट मीन हमारे पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया और x3 भी आ गया। तो इसका मैं अब एगन वेक्टर लिख सकता हूँ आसानी से। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं एगन वेक्टर इसका, फॉर एगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, उसके लिए ये लिख रहे हैं, पहले वाली क्या बनी है हमारे पास, x1 - 2t है, और दूसरे वाली भी t है, और तीसरे वाली भी हमारे पास t है, तो इसमें से t कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आइगन स्पेसेस हमारे पास करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये बना है। ठीक है, और इसकी जो बेसिस है उसको, क्योंकि P1 P2 पहले कहा हुआ है, P3 इसको कह दें, तो देखें ये 3 मैंने इससे जनरेट कर ली है मैट्रिक्स A से। राइट स्टूडेंट, तो अब मैं P लिख सकता हूँ। ठीक है, पहला काम था P फाइंड करना कि हमारा P क्या है, तो P यहाँ P1 की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ P2 की वैल्यू आ जाएंगी, और यहाँ P3 की वैल्यू आ जाएंगी। तो पहले के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो P जो है मेरा मैट्रिक्स वो ये बना है -1 0 1, ये 0 1 0, और ये आ जाएगा -2 1 एंड 1। राइट स्टूडेंट, तो ये मैंने पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो मैंने सॉल्व कर दिया कि P कैसे फाइंड करते हैं। तो P स्टूडेंट्स इस तरह फाइंड करना है, आपने उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करना है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जिसको हम आइगन स्पेसेस कहते हैं, और उससे आपने बेसिस फाइंड करनी है, जो बेसिस होंगी वही एक्चुअली हमारा क्या होगा, P होगा। तो डेफिनेशन में भी यही किया था कि जो बेसिस होती है इन Rn में वही हमारी क्या होती हैं, P होता है। तो आप इसका चेक क्या करना है, हमने डायगोनलाइजेस हमने इसका क्या चेक करना है, चेक करना है, डायगोनलाइजेस ए है। ठीक है, एज चेक इसको चेक करें कि ये डायगोनलाइजेस ए है कि नहीं। ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, पार्ट 2, पहला पार्ट हमने फाइंड कर लिया, दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं कि P इनवर्स A एंड P। ठीक है, ये हमने चेक करना है। एक्चुअली हमारे पास A भी गिवन है, P भी गिवन है। ठीक है, अभी P हमने फाइंड आउट कर लिया है, और P इनवर्स जो है ये इनवर्स आपको फाइंड करना आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो इनवर्स है योरसेल्फ। ठीक है, ये आपने इसका फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने इनिशियल क्लासेस में काफ़ी जगह पढ़ लिया है। अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है, तो इन्वर्स मैं इधर इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप फाइंड कीजिएगा, इसका यही इन्वर्स आएगा। ठीक है, तो ये इसका जी इन्वर्स मैं इधर इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इन्वर्स है, आपको P मैट्रिक्स जो मैंने फाइंड करके दे दिया उसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिएगा, इन्वर्स इसका यही आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स के बाद आप लोगों ने इसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल करवानी है। कंडीशन क्या है जी, D दैट इज इक्वल टू क्या है, अभी मैंने लिखी है प्रीवियस, इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ये है। इसको हमने क्या करना है, एक्चुअली इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन था 0 0 -2 और 1 2 1 1 0 3 ये गिवन है। ठीक है, और लास्ट वन जो है हमारा -1 0 -2, और ये 0 1 एंड 1 और 1 0 एंड 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले दो को कर लें, जो उनका मल्टीप्लाई आंसर आएगा उसको तीसरे से कर लें। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा 2 2 1, ये हमारा जो आएगा 0 0 0 एंड 0 0 0 0, ये आएगा। मीन यहाँ जो होंगी वो हमारी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी।
ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी दरमियान में जो वैल्यू आएंगी वो एक्चुअली हमारी आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा की वैल्यूज होंगी ये वाली, ठीक है। ये किसकी वैल्यूज होंगी, लैम्डा की वैल्यू होंगी, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू ही यहाँ ऑलवेज आएंगी, ठीक है। इन जनरल देयर इज नो प्रेफर्ड ऑर्डर ऑफ कॉलम, तो आप प्रेफर ऑर्डर जो है वो क्या है, आप P1 जैसे मैंने इसमें P1 यहाँ रखा था, आप P1 जो है वो आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये तो उसका इन्वर्स है, ये वाला है, ये तो इन्वर्स है, ये वाला है। P1 मैंने यहाँ रखा है, आप P1 को क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं P1 को। यहाँ अगर P2 नहीं लिखना तो आप P3 भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा कि ये आइगन वैल्यू की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। तो ये था क्लास कि आपने डायगोनलाइजेशन का टॉपिक क्या है, ठीक है, डायगोनलाइजेबल क्या होता है, ठीक है, और इसको चेक कैसे करते हैं, इसकी जो प्रॉपर कंडीशन है, तो वो मैंने कंडीशन जो है वो आपको चेक करके दे दी है। तो इसमें किसी को क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच क्लास।